राधे कृष्ण दोस्तों। आज की कहानी का नाम है षड्यंत्र। अमित ऑफिस से घर आ चुका था। उसकी पत्नी सालू भी हॉल में बैठकर अपने सास ससुर के साथ चाय पी रही थी। अमित के लिए भी उसने चाय का कप उसकी ओर बढ़ा दिया, लेकिन अमित ने नज़र उठाकर सालू की ओर देखा तक नहीं और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। घर में क्या चल रहा था उसके सास ससुर को भी कुछ नहीं पता था, लेकिन पिछले 2 महीने से सालू और अमित के रिश्ते में एक अनकहा खिंचाव सा आ गया था। अमित जो शुरुआत में सालू के आगे पीछे घूमता रहता था, अब वह बिल्कुल अपने आप में ही सिमट गया था और इसका कारण खुद सालू ही थी। वैसे तो वह शुरुआत में बहुत खुश थी कि उसे इतना प्यार करने वाला पति मिला है। सालू का बचपन बहुत डिप्रेशन में निकला था। जब वह थोड़ी बड़ी होने लगी तो उसे समझ में आने लगा कि उसके काले रंग को लेकर लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, इसलिए वह धीरे धीरे हीन भावना से ग्रस्त होने लगी। जब उसकी पढ़ाई पूरी हुई और उसके लिए रिश्ते आने लगे तो लड़के वाले उसके रंग को देखकर साफ इनकार कर देते थे और चले जाते थे। लेकिन अमित ने उसे पहली नज़र में ही पसंद कर लिया। सालू को लगा कि वह बहुत खुशकिस्मत है, लेकिन शादी के 15 दिनों के बाद ही उसे पता चला कि अमित ने केवल उसकी दौलत के लिए उससे शादी की थी और यह बात उसे उसके पड़ोस में रहने वाली लड़की अमृता ने बताई थी। अमृता ने पहले तो सालू के साथ दोस्ती की, मीठी मीठी बातें की। उसके बाद जब सालू उस पर भरोसा करने लगी तो एक दिन उसने बड़े ही दुखी स्वर में कहा कि मुझे बड़ा दुख होता है कि तुम्हारी जैसी संस्कारी और गुणवान लड़की को अच्छा पति नहीं मिला। यह सुनते ही सालू चौंक गई। तो अमृता ने इधर उधर देखकर खुश हो जाते हुए कहा, अमित तुमसे कोई प्यार व्यार थोड़ी ना करता है, उसे कुछ रुपयों की ज़रूरत थी तो उसने रुपयों के लालच में तुम्हारे परिवार से रिश्ता जोड़ा है। क्योंकि तुम अपने माता पिता की इकलौती हो तो आगे चलकर सब कुछ अमित का ही हो जाएगा। यह सब सुनकर सालू को पति का प्यार दिखावा लगने लगा। वह जब भी उसके करीब आने की कोशिश करता था तो वह चिढ़ जाती थी, जिसके कारण पति पत्नी के रिश्ते में एक दूरी सी आ गई थी। और अब तो सालू घर में सबके सो जाने के बाद अपने पति के कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में भी सोने लगी थी। अमित भी परेशान था क्योंकि उसे सालू की बेरुखी की वजह कुछ समझ में नहीं आ रही थी। शुरुआत में तो उसने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सालू अब उससे खिंची खिंची रहती थी। तो अमित भी आखिर कब तक उसके पीछे पड़ा रहता। उसने भी सालू को उसके हाल पर छोड़ दिया। देखते ही देखते 3 महीने बीत चुके थे। इसी बीच एक दिन सालू के पिताजी उसके घर आए तो सालू ने देखा कि उसके पिताजी ने अमित को कुछ रुपए दिए हैं। अब तो सालू को पक्का यकीन हो गया कि अमित उसके पिता से रुपए ले रहा है और वह उससे और भी दूर हो गई। वह बहुत उदास रहने लगी थी और अब ज़्यादातर वह अपनी माँ से ही फ़ोन पर बातें किया करती थी। ससुराल में मन ही नहीं लगता था उसका। ऐसे ही एक दिन सालू की माँ का फ़ोन आया और उन्होंने बातों ही बातों में बताया कि अमित बहुत अच्छा है और उसने तुम्हारे पापा का बिजनेस डूबने से बचा लिया। तुम्हारी शादी से पहले ही अमित ने पापा को 5 लाख रुपए दिए थे। अब तो तुम्हारे पापा ने वह रुपए भी अमित को लौटा दिए हैं। यह सब सुनकर वह सन्न रह गई। उसने तो अमित को कितना गलत समझ लिया था। उसका मन पछतावे से भर उठा, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आया कि अमृता ने अमित के बारे में ऐसा क्यों कहा। इधर कुछ दिनों से अमृता का भी घर पर आना जाना कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था और वह अधिकतर अमित के साथ ही बातचीत किया करती थी। अब सालू को अमृता पर भी शक होने लगा था। उसने फिलहाल अमित से दूरियां ख़त्म नहीं की क्योंकि वह सच्चाई की जड़ तक पहुंचना चाहती थी। एक रात उसे नींद नहीं आ रही थी। आधी रात के बाद उसे अमित के कमरे में से कुछ आवाज़ सुनाई देने लगी। वह निकलकर कमरे से बाहर आई और उसने जाकर देखा तो अमृता अमित को भड़काते हुए कह रही थी, देखो मैं एक लड़की होकर भी केवल तुम्हारे लिए आधी रात को सबसे नज़र बचाकर आई हूँ। मैं अच्छी तरह से देख रही हूँ कि सालू तुमसे कितना दूर दूर रहती है। तुम इतने अच्छे हो, उस काली कलूटी को तुमने अपनी ज़िंदगी में स्थान दिया, फिर भी वह तुम्हारी कदर नहीं करती। तुम उसे तलाक दे दो। मैं तुम्हें बहुत पहले से ही पसंद करती हूँ। मैं तुमसे शादी करूँगी। तुम्हारा दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। मैं तुम्हारा अकेलापन दूर करने और तुम्हारी ज़िंदगी संवारने के लिए काफ़ी हूँ। यह सब सुनकर सालू सन्न रह गई। अमित ने अमृता को डांटते हुए कहा, यह तुम क्या बकवास कर रही हो? सालू मेरी पत्नी है, मेरी अर्धांगिनी है। अगर वह मुझसे किसी बात पर नाराज़ है तो आज नहीं तो कल हम अपनी दूरियां खत्म कर लेंगे। तुम्हें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। सालू अमृता को वहां देखकर चौंक गई और उसकी बातें सुनने के बाद एक जोरदार तमाचा उसने अमृता के गाल पर जड़ दिया। अमृता उस तमाचे से बौखला सी गई। सालू ने उसे खींचकर अपने कमरे से बाहर निकालते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में कदम रखने की? मेरा पति आज भी मेरा है, समझी तुम? और जो गलतफहमी की दीवार तुमने हमारे रिश्ते के बीच में खड़ी करने की कोशिश की थी,
आज उस दीवार को तुमने खुद ही अपने हाथों से तोड़ दिया है। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं और आज मुझे समझ में आ गया है कि तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही थी। मुझे तुम्हारी बातों की सच्चाई तो पहले ही पता चल गई थी, लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रही थी कि तुमने ऐसा झूठ बोला ही क्यों। लेकिन जब मैंने सुना कि तुम मेरे पति को भड़का रही थी कि सालू तुमसे प्यार नहीं करती, इसलिए तुमसे दूर दूर रहती है, तो मैं सब कुछ समझ गई। और तुम कौन होती हो मेरे पति की ज़िंदगी को संवारने वाली? मेरे पति की ज़िंदगी को संवारने के लिए मैं ही काफ़ी हूँ। उसने अमित की ओर भरी हुई नज़रों से देखते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो अमित, मैंने कभी तुमसे कुछ पूछा नहीं। एक दिन मैंने पापा को तुम्हें रुपए देने की बात सुन ली थी। मैंने सोचा कि तुम सच में रुपए पैसे के लालची हो, क्योंकि उससे पहले इसी अमृता ने मेरे मन में शक का बीज बो दिया था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे पसंद नहीं करते। बस मेरे रुपए के लालच में ही तुमने मेरा हाथ थामा था। मैं भी शुरुआत से ही हीन भावना से ग्रसित थी, तो मैं भी सोचने लगी कि सचमुच में मुझ जैसी काली कलूटी लड़की को तुम्हारे जैसा गोरा और हैंडसम लड़का पसंद कर भी कैसे सकता है। और जो मैंने पापा को तुम्हें रुपए देते देखा, तो मुझे गहरा धक्का लगा कि पापा तुम्हारी ज़िंदगी में मुझे बनाए रखने के लिए कितने रुपए चुका रहे हैं। तभी से मुझे तुम्हारा प्यार, तुम्हारी बातें, सब कुछ दिखावा लगने लगी और मैं तुमसे दूर होती चली गई। तुम जितना भी मुझे मनाने की कोशिश करते, मेरे करीब आने की कोशिश करते, उतना ही मुझे लगता कि तुम बस रुपयों के लिए यह सब कुछ कर रहे हो। लेकिन कुछ दिनों पहले ही माँ ने मुझे बताया कि तुमने शादी से पहले मेरे पिताजी के बिजनेस के लिए कुछ रुपए दिए थे, और यह बात तुमने किसी को नहीं बताई, क्योंकि तुम इस बात का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहते थे। पापा ने भी बिजनेस के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं तनाव में आ जाऊंगी। क्योंकि एक तो वैसे ही मैं अपनी शादी को लेकर डिप्रेशन में चल रही थी। अब जब सब कुछ ठीक हो गया था, तब माँ ने मुझे सारी बात बताई। तब जाकर मेरा यह भ्रम दूर हुआ कि तुम रुपए पैसे के लालची नहीं हो। उल्टा तुम तो मेरे पापा की मदद ही कर रहे थे। तुम्हारा दिल सच में बहुत बड़ा है और तुम हर तरह से एक परफेक्ट पति हो, जो अपनी पत्नी के मायके वालों की मदद के लिए हर तरह से तैयार रहता है। लेकिन अमृता के कारण ही मैंने तुम्हें गलत समझा, और आज इसका मकसद भी मुझे अच्छे से समझ में आ गया है। यह मुझे तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल कर फेंक देना चाहती है, ताकि यह तुम्हारे जीवन में शामिल हो सके। बोलो अमृता, है ना यही बात? अमृता, तुम रंगे हाथ पकड़ी गई हो। उसका सर झुक गया था, उससे कुछ बोलने नहीं बना, तो वह चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाने से पहले ही सालू ने जोर से चिल्लाकर कहा, रुको अमृता, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। आज तक तुमने जो भी किया सो किया, लेकिन आज के बाद से तुम मुझसे और मेरे पति से दूर ही रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जबकि सच्चाई खुलकर सामने आ चुकी थी, तो अमृता तो अब अमित से नज़र भी नहीं मिला पा रही थी, तो वह उसकी ज़िंदगी में क्या शामिल होती। इसलिए अब अमृता ने अपना रास्ता बदल लेना ही उचित समझा, वरना उसके माता पिता और वह चाहते थे कि अमित जैसा वर और वह परिवार उसे मिल जाए। लेकिन अमृता की आदतें शुरुआत से ही ठीक नहीं थी। वह अलग अलग लड़कों के साथ घूमती रहती थी। इसलिए तो जब अमृता के मम्मी पापा अमित के घर रिश्ता लेकर आए, तो अमित के परिवार ने उस रिश्ते को जोड़ने के लिए साफ मना कर दिया था। मगर अमृता को यह बात समझ में नहीं आई थी, और वह सन्न रह गई थी कि अगर वह किसी भी तरह सालू और अमित का रिश्ता तुड़वा देगी, तो शायद अमित उसकी झोली में आ गिरेगा। लेकिन आज उसके सारे इरादों पर पानी फिर चुका था। वैसे भी कहते हैं ना कि जो लोग किसी और को तबाह करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ खुद ही बुरा हो जाता है। अमृता की हरकतों के कारण आज 20 साल हो जाने के बाद भी उसकी शादी नहीं हो पाई थी। वह मायके में ही अपनी भाई भाभी के साथ नौकरानी की तरह अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रही थी। और इधर सालू और अमित के घर परिवार में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। 2 बच्चों के जन्म के बाद से उनका परिवार भी पूरा हो चुका था, और दोनों हंसी खुशी अपनी गृहस्थी में जी रहे थे। दोस्तों, कभी भी किसी का घर उजाड़ कर अपना घर बसाने वालों की कोशिशें सफल नहीं हो पाती। अगर कोई किसी का घर उजाड़ भी देता है ना, तो फिर उन्हें किसी ना किसी रूप में उसका भुगतान तो करना ही पड़ता है। आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नई नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं दूसरी कहानी में। जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों।